चलिए बेटा, लास्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब बेटा, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स जो है, सीआरए रूल्स जो है, ये 2019 में भी अमेंड हुए। अक्टूबर 15 अक्टूबर 2019 को भी ये अमेंड हुए थे। और कोई खास ऐसा अमेंडमेंट नहीं है सच। तो अपन इनको 2019 वाला भी बोल सकते हैं, 2014, लेकिन चल 14 वाला ही रहा। और अमेंडमेंट उसमें होते जाते हैं, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स होते जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था, ये बताते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स वाला चैप्टर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कम कंटेंट और 100% क्वेश्चन एग्जाम में आना है और ज़्यादा मार्क्स का हो रहा है। क्या बोलता है, आइए बेटा देखते हैं इस चैप्टर। क्या बोलता है बेटा ये चैप्टर? पहली बात तो ये बोलता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने और फिर ऑडिट किसको करानी, ये हमने जाना था लास्ट क्लास। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने, इसके लिए बेटा रूल 3 है। और कॉस्ट ऑडिट किसको करानी, इसके लिए रूल 4, जो कि हमको पढ़ना है और जानना है आज। रूल 1 और 2 कोई काम के नहीं है, क्योंकि रूल 1 और 2 ओनली रूल्स का नेम बताएंगे क्या होता है। 2 में कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस किस बात की? एक्ट अगर कहीं भी लिखा हुआ है रूल में, तो एक्ट से क्या मतलब है? एक्ट से मतलब है कंपनीज एक्ट। और एक कस्टम टैरिफ एक्ट का भी कहीं कुछ जगह पर रेफरेंस आएगा, जब आएगा तभी बताऊंगा। सीएमए इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है। तो ये कुछ अपने काम की सच कोई चीजें नहीं है, आपको इसमें कोई भी जानने की जरूरत नहीं, इसलिए अपन ने रूल 3 से इसको स्टार्ट करा था बेटा। रूल 3 क्या बताता है बेटा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है, नॉट ऑडिट, रिकॉर्ड्स के बारे में। क्या बताया गया था, क्या हमने पढ़ा था? ऐसी कंपनी, कंपनी बोला है, इसका मतलब अदर एसएससी पर ये नहीं लगता। ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, कितने को क्रॉस कर जाए? 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए। पर प्रोडक्ट या एग्रीगेट, बताओ बेटा जल्दी से। पर प्रोडक्ट था या एग्रीगेट था? इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए, चैप्टर ऐसा है डिस्कस करके ही ज्यादा आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्या था बेटा? यस, इसमें था एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ता है, एग्रीगेट टर्नओवर हमको देखना पड़ता है। ठीक है सर, ये हमने पढ़ लिया था, कंपनीज पर ही लगता है। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर ये नहीं लगता है, बताओ मुझे। कौन सी कंपनीज पर ये नहीं लगता है रूल 3? यस बेटा, किन पर नहीं लगता है? माइक्रो एंड स्मॉल पर नहीं लगता। क्या माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन यहां दी गई है, इन रूल्स में बताया गया है, या कहां बताया गया है माइक्रो स्मॉल को? सर, माइक्रो स्मॉल को MSMED एक्ट में बताया गया। अब बेटा एक बात ध्यान में देने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बात है बेटा, देखिए। माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी? माइक्रो कहां तक होता है, कहां तक के टर्नओवर पर माइक्रो माना जाता है? तो हमने क्या देखा था कि जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, कितने रुपए तक का? 25 लाख रुपए तक का। और स्मॉल किसको बोलते हैं? जो 25 लाख से तो ज्यादा है। और कहां तक है? कहां तक है तो स्मॉल कहलाओगे आप? 5 करोड़ तक। अब क्या हो गई बेटा कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम की एक नई डेफिनेशन भी आ गई, वो भी अपन को देखनी है। ये जो है ये ओल्ड है। अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इसी साल इसको चेंज किया गया। तो क्या ये चेंज हमें यहां डालने पड़ेंगे? देखो बेटा, यहां पर तो क्या करता है, यहां पर आप देखो तो ये रूल्स तो बताते ही नहीं है माइक्रो स्मॉल।
ये रेफर कर देते हैं हमको एमएसएमईडी एक्ट के अंदर। अब एमएसएमईडी एक्ट के अंदर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, वहां पर माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन को बदल दिया गया है। तो वो क्या पुरानी डेफिनेशन और क्या नई डेफिनेशन, दोनों अपन देखने वाले। जो अपन ने देखी है वो पुरानी है। न्यू में क्या आया है, न्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर भी डाल दिया है। क्या अब हम टर्नओवर भी देखेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, एक चीज और आई थी हमारी कि चाहे आप रेगुलेटेड सेक्टर में हैं या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 35 करोड़ की है फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट ऑडिट में दोनों के लिए अलग अलग होते हैं बेटा। तो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर क्या होते हैं वो हमको जानना जरूरी था। तो नॉन रेगुलेटेड तो हम नहीं जान सकते डिटेल में, रेगुलेटेड याद कर लो, बाकी सबको नॉन रेगुलेटेड। कौन कौन आता है रेगुलेटेड में, टेलीकॉम इंडस्ट्री आ जाती है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सभी इसमें आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी, ये क्या लिखा है मैंने, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन, कुछ भी कर रहे हो पावर का, सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यहां आती है। पेट्रोलियम एंड गैस के बिजनेस में अगर आप लगे हो, इंडियन ऑयल हो गई, जैसे ओएनजीसी हो गई, सभी यहां। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सिप्ला हो गई, एमक्योर हो गई, मेटले हो गई, ल्यूपिन हो गई, सभी इसके अंदर आएगी। फर्टिलाइजर खेती के अंदर काम आता है। शुगर की एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल की, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स है वो क्या है, रेगुलेटेड। 6 सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर उनको बोला जाता है जिनको कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी होती है, उन्हें हम रेगुलेटेड सेक्टर बोलते हैं। ये लिस्ट भी अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे, यहां पर अपन ने फिर से देखी। रूल 3 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है, कंपनी से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो। एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस बात है, मैन्युफैक्चरिंग की ही तो कॉस्टिंग वगैरह होती है, या सर्विसेज। टर्नओवर की लिमिट भी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, 35 करोड़। और किस पर नहीं लगता है बेटा, नॉट एप्लीकेबल ऑन सच कंपनीज दोज हु आर माइक्रो एंड स्मॉल। एमएसएमईडी में 3 होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ओनली माइक्रो एंड स्मॉल पर नहीं लगता, ध्यान रखना। अब यहां पर देखते हैं बेटा ये लेटेस्ट बात। अभी तक बेटा एमएसएमई की जो डेफिनेशन हुआ करती थी, वो जो अपन ने डिस्कस कर ली थी, वो थी माइक्रो किसको कहा जाता था, जिसने 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, स्मॉल 5 करोड़ और मीडियम 10 करोड़। और सर्विस सेक्टर के लिए और अलग थे, 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। सर्विस के लिए और अलग था इन डिटेल जाके। लेकिन यहां पर देखा क्या जाता था, आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाता था, प्लांट एंड मशीनरी में कितना खराब है, आपका टर्नओवर वगैरह नहीं देखा जाता था। लेकिन नाउ दिस इज नो मोर इंपॉर्टेंट। अब तो ये पुरानी हो गई, आज नई लिमिट क्या आई है बेटा, वो देखते हैं। नई लिमिट में एक तो आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, साथ ही साथ आपका टर्नओवर देखा जाएगा, दो चीजें देखी जाएगी। तो माइक्रो का जहां इन्वेस्टमेंट 25 लाख था, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। ये हमारी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी कॉस्ट ऑडिट की बुक में नहीं दे रखा, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट वाली बुक तो बोलती है एमएसएमईडी एक्ट में जाओ। तो एमएसएमईडी एक्ट में जाकर के जब हम ये नई डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तब हमको मिलती है ये चीज। तो यहां पर बोला गया कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर नहीं सर, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप क्या हो, माइक्रो हो। तो क्या हो, माइक्रो। वहीं इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो यू आर स्मॉल। और वहीं इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो यू आर मीडियम। बट मीडियम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट बन जाती है मैं आपको बताता हूं। पता चले आपको माइक्रो स्मॉल सीधा लिख करके नहीं दिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दे दिया आपको, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, आपको एक बात बताता हूं कि लॉजिकली कहीं ना कहीं रूल 3 में भी अब अमेंडमेंट की जरूरत है। रूल 3 में से एक वर्ड को हटा देना चाहिए।
सर किस वर्ड को? मैं कहता हूं कि माइक्रो वर्ड हटा देना चाहिए रूल 3 से। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि माइक्रो होती वो है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, और रूल 3 लगता ही कब है? जब 35 करोड़ को क्रॉस करे। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं ना कि माइक्रो पर तो कभी लग पाना पॉसिबल ही नहीं है। पहले टर्नओवर की लिमिट नहीं थी, देखो पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी था, अब उससे आप कितना भी कमा सकते थे। अब टर्नओवर वर्ड भी आ गया। तो आप सोचो, माइक्रो तो वही होती जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, और रूल 3 तो एप्लीकेबल होना ही 35 करोड़ से चालू होता है। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी माइक्रो पर तो लगेगा ही। स्मॉल पर देयर इज द पॉसिबिलिटी। तो वहां पर रूल 3 को अमेंड करके माइक्रो एंड स्मॉल है ना, उसकी जगह ओनली अब स्मॉल कर देना चाहिए। स्मॉल पर नहीं लगेगा, क्योंकि स्मॉल 50 करोड़ के टर्नओवर तक दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक नहीं। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर जिसका 50 करोड़ तक है, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल बोलते हैं। तो ओनली एंड ओनली अब कह सकते हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो रूल 3 नीड्स अमेंडमेंट, क्योंकि एमएसएमई के डेफिनेशन चेंज हो गई इस वजह से। ठीक है, तो ये रूल 3 में जो लिखा हुआ है ना, रूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रो एंड स्मॉल, तो ये माइक्रो वाला वर्ड जो है ना इज नो मोर इंपॉर्टेंट नाउ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन बदल गई। माइक्रो होती वो है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, तो रूल 3 की तो बात ही नहीं आती कहीं। और मीडियम पर लगता ही नहीं है, तो मीडियम पर डिस्कस करना ही। तो अभी जो याद में रखने वाली बात, ध्यान में रखने वाली बात है, वो है स्मॉल। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक हो और टर्नओवर 40 करोड़ तक हो। मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, एक स्मॉल कंपनी है जिसका टर्नओवर 45 करोड़ रुपए है, बताओ इस पे रूल 3 लगेगा कि नहीं? रूल 3 35 से ऊपर पे लग जाता है, यस और नो? रूल 3 इज एप्लीकेबल और नॉट ऑन दिस कंपनी? क्या इस कंपनी पर रूल 3 लगेगा या नहीं लगेगा? स्मॉल है, टर्नओवर 45 करोड़ है इसका, क्या इस पर रूल 3 लगेगा या नहीं लगेगा? क्या सोचते हैं आप? इस पर बेटा रूल 3 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक स्मॉल कंपनी, अब मैं ये हटा दूं, एज पर एमएसएमईडी ये एक स्मॉल नहीं है, इसका 40 करोड़ का टर्नओवर है। तो क्या लगेगा कि नहीं? तो लग जाएगा। एज पर एमएसएमईडी एक्ट आप क्या बनने चाहिए? स्मॉल कंपनी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें पूछता हूं। एक कंपनी है जिसने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 12 करोड़ का, और उसका टर्नओवर है 38 करोड़ का। बताओ इसके ऊपर रूल 3 इज एप्लीकेबल और नॉट? रूल 3 एप्लीकेबल है या नहीं है इसमें? प्लांट एंड मशीनरी में 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर 38 करोड़ है, यस और नो? वेदर रूल 3 इज एप्लीकेबल और नॉट? इस पर बेटा रूल 3 इज एप्लीकेबल, रूल 3 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में 12 करोड़ का टर्नओवर है, इट मींस ये स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि स्मॉल में तो 10 करोड़ तक ही होना चाहिए। तो ये स्मॉल नहीं है और 35 को क्रॉस कर रही है, देन रूल 3 विल बी एप्लीकेबल। बताइए बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? इन डेप्थ एनालिसिस अपन ने इसका कर लिया। इन शॉर्ट देखे तो बेटा ये माइक्रो, उससे बड़ी स्मॉल, उससे बड़ी मीडियम। तो अगर तीनों को अपन ने तीन कैटेगरी में मैंने इनको बांट दिया, मैंने अब ये आपको अब आसानी से पता चल जाए इसलिए मैंने इनको डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। माइक्रो छोटी, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर। यहां पर क्या करना, मैं इसको चेंज कर दूंगा बेटा, ये मोर वर्ड को काटना है, अप टू करना है यहाँ पर, ठीक है? वो मैं आपको जब अभी नोट्स मिलेंगे तब मैं आप इसमें अमेंडमेंट कर दूंगा, इसमें मोर लिख दिया मैंने। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, देन यू आर माइक्रो। और वहीं 10 और 50 है उसमें लिमिट, और उसमें 50 और 250 है। इन लिमिट्स को बेटा आसान तरीका बताऊं आपको क्या है? इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ है ना,
यहां पर 5 गुना है लिमिट टर्नओवर की। इधर ये 10 करोड़ है तो भी इसकी लिमिट भी 5 गुना है। इसमें इधर ये 50 है तो टर्नओवर की लिमिट भी 5 गुना है। तो आप क्या करो, ओनली इन्वेस्टमेंट का लर्न करो। 1, 10 और 50 टर्नओवर अपने आप याद हो जाएगा। इनका 5-5 गुना कर दो। 1 का 5 गुना 5, 10 का 5 गुना 50 और 50 का 5 गुना 250 हो गया ऑटोमेटिकली। ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन। रूल 4 के बारे में बात करते हैं बेटा। ये तो जो मैंने है, जो रूल्स बोलते हैं बेयर एक्ट, वो आपको एक बार दे दिया, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा कि रूल 4 किस बारे में बात करता है। तो बेटा रूल 4 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट के बारे में, कि आखिर कॉस्ट ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो बेटी देखिए, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए ध्यान दीजिएगा रूल 4 पर। अब ये रूल 4 है, 5 में कोई खास नहीं, और 6, 3, 4 और 6 ये 3 रोल काफी इंपॉर्टेंट। बोला गया है यहां पर कि जिस भी कंपनी का टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करे। अब मैं कंपनी में 2 सेक्टर आते हैं, तो चलो मैं अलग अलग सेक्टर्स बता देता हूं पहले। रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड में अपन ने 6 नाम पढ़े थे, वो आते हैं। और एक नॉन रेगुलेटेड। ध्यान से सुनना अब इन बातों को, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। रूल 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी को ऑडिट कब करानी है, कॉस्ट ऑडिट कब करानी है? जब उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ को क्रॉस कर जाए एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का टर्नओवर 25 करोड़ को क्रॉस कर जाए। इधर नॉन रेगुलेटेड में यही लिमिट 100 करोड़ एंड 35 करोड़। अब इसको डीप में समझना बड़ा जरूरी है बेटा, डीप में समझना बड़ा जरूरी। देखिए बेटा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे अपना बेसिक्स जो है क्लियर हो। फर्स्ट, रेगुलेटेड सेक्टर, प्रोडक्ट और है उसका टर्नओवर। ये बेटा जो क्लास में मैं नोट करा रहा हूं, इसको आप नोट्स में लिख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जो रिकॉर्डेड वाले उनको तो मिल गए होंगे, आपको भी आज मिल जाएंगे। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और साथ में ये आपको लिखना है, नीचे लिखना है नोट्स के इनकी। इस चैप्टर के बाद में हमारी प्रैक्टिकल जर्नी चालू हो जाएगी, प्रैक्टिकल चीजें आएगी इस टॉपिक के बाद में, इस चैप्टर के बाद में। फिर प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही आते रहेंगे, बड़े नए नए चैप्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कोई रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी है जो कि 4 प्रोडक्ट बना रही है बेटा, ABCD। टर्नओवर करोड़ में ही दूंगा मैं, ध्यान रखना बेटा। इसका 20, इसका 20, इसका 20, इसका 20। बताओ बेटा इसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी? यस और नो? क्या इस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवानी है कि नहीं? यस और नो? Whether this company is required to get its account audited from a CMA or no? तो बेटा चेक करते हैं। तो टोटल टर्नओवर 80 करोड़ प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी तो देखना होता है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस वो तो सब 20 करोड़ ही है। आपने एग्रीगेट लिमिट तो क्रॉस कर दी 50 करोड़ वाली, बट इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस वाली नहीं करी क्रॉस, तो कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बेटा।
प्रोडक्ट और टर्नओवर। बताओ बेटा, इसको कॉस्ट ऑडिट करानी है या नहीं करा? कॉस्ट ऑडिट करानी है। तो सर अगर हम टोटल टर्नओवर देखें तो कितना हो गया? 90 करोड़। एग्रीगेट वाली कंडीशन पूरी, प्लस ये भी रेगुलेटेड में ही है ना बेटा, प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी 25 करोड़ को क्रॉस करना चाहिए, वो 30 करोड़ डी क्रॉस कर गया, वो कंडीशन भी पूरी हो। तो हमारा जवाब तो ये है कि कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगी। अगला सवाल ये है कि कॉस्ट ऑडिट ऑल प्रोडक्ट्स की होगी या ओनली डी की होगी? बताओ बताओ। इस सवाल का क्या जवाब? कॉस्ट ऑडिट सारे के सारे एबीसीडी चारों की होगी या ओनली एंड ओनली डी की होगी? एक सवाल ये हमारे सामने आता है। तो जवाब सुन लीजिए बेटा, इसका क्या है? जवाब ये है कि कॉस्ट ऑडिट ओनली एंड ओनली डी की होगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑडिट का स्कोप और कम हो जाता है, और कम हो जाता है कि सर एक तो एग्रीगेट क्रॉस करो, फिर इंडिविजुअल लिमिट क्रॉस करो, और ऑडिट ओनली उसी प्रोडक्ट की होगी जो कि इंडिविजुअल लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, बाकी प्रोडक्ट को तो छेड़ना ही नहीं है। ये भी एक चीज, हालांकि जॉइंट बाय प्रोडक्ट का कोई रिलेशन हो तो देख लो, वरना तो प्रोडक्ट्स का आपस में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपसे मेरा बेटा एक सवाल है, वेदर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल कंपनी वाइज और प्रोडक्ट वाइज? क्या जवाब देंगे बेटा, बताइए इस पर। कॉस्ट ऑडिट कंपनी वाइज एप्लीकेबल होती है या प्रोडक्ट वाइज एप्लीकेबल? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, कुछ केस बना के आया था, बात यही आई थी। तो हमारा जवाब क्या होगा? सर पूरी कंपनी की थोड़ी ना होती है ऑडिट, अगर हो जाती है एप्लीकेबल तो भी प्रोडक्ट पर होती है। तो हमारा जवाब क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट वाइज। कॉस्ट ऑडिट कैसे लगेगी? प्रोडक्ट वाइज लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो वी कैन से कि कॉस्ट ऑडिट जो है बेटा, कॉस्ट ऑडिट जो है वो प्रोडक्ट वाइज एप्लीकेबल होती। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जानने वाली, क्योंकि कई बार हम क्या समझते हैं कि कॉस्ट ऑडिट तो कैसे एप्लीकेबल होगी, ऑडिट तो पूरी कंपनी की होगी ना, हम तो ये सोच के चलते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट की होती है पर्टिकुलर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, प्रोडक्ट लेंगे, टर्नओवर। बताइए बेटा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? यस और नो? वेदर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट?
ओनली आपको इस सवाल का जवाब देना है कि क्या कॉस्ट ऑडिट लगेगी या नहीं लगेगी। नॉन रेगुलेटेड के लिए लिमिट कितनी है? 135 की लिमिट है। 100 करोड़ एंड 35 करोड़ की लिमिट है। तो क्या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है? सर टोटल टर्नओवर तो 120 करोड़ हो गया, प्लस 30 करोड़ ही हुआ है। 35 करोड़ वाला बात नहीं बनी, तो इसमें हम बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट नॉट एप्लीकेबल। तो बेटा ये बताइए, एप्लीकेबिलिटी वाली बात आपको क्लियर है कि नहीं? यस और नो इन डिटेल। इस पर काफी ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे भी बनाए आपको ये क्लियर होनी चाहिए। चलिए बेटा, तो अब एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। समझ लिया? अब एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, कॉस्ट ऑडिट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है या फिर वो सर्विस सेक्टर में भी होती है? बताओ। कॉस्ट ऑडिट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है या सर्विस सेक्टर की भी होती है? ओनली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर भी कवर होता है? दोनों कवर्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो क्या बोला गया? एग्रीगेट ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज ₹50 करोड़ और मोर। एग्जैक्ट 50 भी हो गया तो भी लग जाएगी। एंड टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज ₹25 करोड़ और। वहीं इधर यही सेम बात है और इधर अमेंड नहीं हुआ कॉपी पेस्ट में, तो यहां से भी बात पता चली। यहां पर 100 करोड़, आपको जो नोट्स मिले होंगे बेटा उसमें ये अमेंडेड होगा, और यहां पर 35, ये लिमिट है नॉन रेगुलेटेड। अब बेटा कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कॉस्ट ऑडिट लगती ही नहीं है, कॉस्ट ऑडिट लगती ही नहीं है, इवन यू आर क्रॉसिंग दिस लिमिट। इसको ध्यान से और समझना, क्योंकि जहां नहीं लगती है वहां से बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं और 6-6 8-8 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको ये पता है तो बड़ा आसान हो जाता है। कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। कौन से ऐसे केसेस है जिनमें कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है? 3 केसेस ऐसे हैं बेटा। पहला केस, अगर आपकी यूनिट सेज में लोकेटेड है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, देन वॉट एवर द टर्नओवर डजंट मेक एनी डिफरेंस, कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर सेज में लोकेटेड यूनिट है आपकी, तो आपका टर्नओवर कितना भी हो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगती है। तो सेज वाली यूनिट्स वैसे ही बाहर हो गई। गवर्नमेंट सोचती है इनको बेनिफिट देते हैं तभी तो आकर के सेज में आएंगे। और इनकम टैक्स में आप सेक्शन 10AA और पढ़ते हैं, उसमें शुरू के 5 साल 100% प्रॉफिट एग्जाम, फिर अगले 5 साल जो है वो 50%, फिर उसके अगले 5 साल भी 50% सब्जेक्ट टू द कंडीशन, आपको जो फंड में पैसा डालना पड़ता है। तो सेज में लोकेटेड यूनिट्स को काफी सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। इसी कड़ी में एक और बेनिफिट कि सेज में लोकेटेड यूनिट्स को कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। सेकंड, 75% ऑफ रेवेन्यू आपका फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा हो। जैसे एक एंटिटी है, इसका रेवेन्यू है बेटा 200 करोड़, और इसमें से 160 करोड़ जो है ना इसमें फॉरेन एक्सचेंज में कमाया, विदेशी करेंसी में कमाया। तो इसकी फॉरेन एक्सचेंज की इनकम देखे तो कितनी है? 80% इसका पैसा जो है ना, इसकी कमाई है वो किस में हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपके टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज में कमा रहे हैं, तो भी आप पर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगाते। बोलते देखो देखो कितनी फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, भला आदमी है, मत लगाओ। और फिर गवर्नमेंट बोलती देखो ये तो वैसे भी एक्सपोर्ट करता है यार, अपन को क्या दिक्कत है। हमें तो उन पर नजर रखनी है ना जो इंडिया में बेचकर जबरदस्ती प्राइसेस वगैरह बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो वैसे भी एक्सपोर्ट में लगा हुआ है, देखो
75% से ज्यादा रेवेन्यू तो इसको एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर भी जो है कॉस्ट ऑडिट नहीं लगती है, जो 75% से ज्यादा रेवेन्यू कैसे कमाती है, फॉरेन एक्सचेंज में कमाती है। एंड दी थर्ड थिंग, ऐसी कंपनीज जो कि सीपीपी बना रही, सीपीपी क्या है? कैप्टिव पावर प्लांट। ध्यान से समझना बेटा, जैसे मैं अपनी खुद की बात बताता हूं, जैसे मैं काम करता था जिस कंपनी में, वेदांता की, ये कंपनी है वेदांता लिमिटेड। इनके प्लांट्स है बेटा, पायरो प्लांट का नाम है, टेक्नोलॉजी होती है हालांकि ये, हाइड्रो वन और हाइड्रो टू। हाइड्रो भी एक टेक्नोलॉजी है। पायरो में जो है वो जनरली आग का यूज करके, कोल का यूज करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलाई जाती है। हाइड्रो जो टेक्नोलॉजी है उसमें हाइड्रो टेक्नोलॉजी यूज होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो भाप होती है ना, भाप यूज होती है, स्टीम यूज होती है उसके अंदर। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे इनके, इन्हीं प्लांट्स वगैरह के, जो आप वहां पर देखोगे ध्यान से। अब होता क्या है बेटा, कि वेदांता लिमिटेड को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के दो सोर्सेज हैं, एक तो मार्केट से और एक सेल्फ प्रोडक्शन कर ले, खुद ही क्या बना ले? इलेक्ट्रिसिटी बना ले। तो इन्होंने क्या कर रखा था बेटा, कि एक खुद का ही प्लांट बना रखा था, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। इसको बोलते थे कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव किस चीज को बोला जाता है? अगर किसी चीज को आप इन हाउस कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हो तो उसको बोला जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। खुद ने ही प्रोड्यूस किया, खुद ने ही कंज्यूम कर लिया, ऐसी चीजों का बोला जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही यूज कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। इसको क्या बोला जाता है? कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, कैप्टिव कंजम्पशन। तो अगर आप यहां से अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी अपन ने देखा था रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अगर कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट्स पर कॉस्ट ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, इनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगती, कॉस्ट ऑडिट इनके ऊपर नहीं लगती है। और वहीं ये नॉर्मल एक प्लांट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और मार्केट में बेचता है, तो इसके ऊपर लग जाती, ध्यान रखना। ये कौन से प्लांट्स, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं लगती? जो कि हम खुद के कंजम्पशन के लिए बनाते हैं। अगर ऐसे कोई प्लांट है कैप्टिव पावर प्लांट, उनके ऊपर जो है बेटा कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। आइए बेटा पढ़ते हैं इन बातों को। कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, कॉस्ट ऑडिट किस किस के ऊपर नहीं लगेगी? ऐसी कंपनीज जिसका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 75% से ज्यादा किस में आता है? फॉरेन एक्सचेंज में आता है। तो इनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी हमारे देश में लाते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? इस वजह से जो है इनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगाई जाती, इनको बेनिफिट दिया जाता है। सेकेंड, कंपनी विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप सेज से ऑपरेट कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर जो है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती, फिर आपका टर्नओवर कितना भी हो। तो आपको कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है मैं आपको बता दूं। पहले टर्नओवर की इंफॉर्मेशन दे देंगे जिसमें क्रॉस करवा देंगे आपको लिमिट, 100 करोड़ को क्रॉस करा दिया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी क्रॉस करा दिया। फिर नीचे कहीं चुपचाप से लाइन दे देंगे, दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम सेज, या ऐसे दे देंगे ये कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें से 75% से ज्यादा किससे है?
ये फॉरेन एक्सचेंज से, एक्सपोर्ट से हैं, तो ऐसे लाइन पर बड़े ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ही फंसाते हैं। आप टर्नओवर देख के बोल देते हो लगेगी, लेकिन जब वो लाइन तो पड़ी नहीं कि भाई जहां पर वो कंडीशन बोल। तो इन केसेस में वॉट एवर द कंडीशन, वॉट एवर द टर्नओवर, आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगी। एंड लास्ट, कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेशन प्लांट। आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है और आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर खुद ही यूज कर लेते हो उस प्लांट की। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है तो उससे उससे भी कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी होती है, उसको भी कॉस्ट ऑडिट नहीं करा। क्या सर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट सेज में बना रहे हो? बेटा ऐसा पॉसिबल है, तो सेज वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी सेज के आउटसाइड सेज आप ऐसा कर रहे हैं तो करेंगे। वैसे तो उस यूनिट को बोला है, उस यूनिट को जो कि सेज में लोकेटेड है, प्रोडक्ट नहीं बोला है बेटा यहाँ पर। तो आप सेज में लोकेटेड यूनिट्स कुछ भी बना ले, उन पर नहीं लगेगा। सेज के बाहर जो है वो चलता है, सेज के बाहर आप कुछ भी करेंगे तो रूल्स लगेंगे और सब कुछ चलेगा। अब बेटा किसी के ऊपर रूल 4 नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रूल 3 नहीं लगेगा। ऐसा बोला है कि इनके ऊपर रूल 4 नहीं लगेगा, रूल 3 में कहीं नहीं बोला था कि इनके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एनालिसिस का पॉइंट, इन कंपनी को कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे। इफ दे आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 35 करोड़ देन इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, रूल 4 इज नॉट एप्लीकेबल, रूल 3 इज एप्लीकेबल। इस बात को ध्यान रखिएगा, वरना इसमें भी आपको कंफ्यूज करके घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकते हैं। रूल 3 ओनली माइक्रो स्मॉल कंपनीज पर नहीं लगता, बाकी सब पर लगता है। Rule 4 is not applicable. It does not mean Rule 3 will not be applicable. If any company is fulfilling the condition of Rule 3, then such company has to maintain cost records. और ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल प्रोडक्ट वाइज नॉट कंपनी वाइज। अगर सिंगल प्रोडक्ट क्रॉस कर रहा है लिमिट को तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगी। तो बेटा ये थे अपने रूल 3 और 4, सबसे इंपॉर्टेंट थे। जल्दी से बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, इन डिटेल यस और नो। अपन ने डेप्थ एनालिसिस उसका कर लिया है, रूल 3 का और रूल 4 का। तो एक बार फटाफट से मुझे कंफर्म कर। चलिए बेटा, तो अपन इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपना खत्म हो जाएगा। और अभी तक जो कंटेंट पढ़ा है 15 से 20 नंबर का है। आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन स्कैनर्स देखना, आपको पता चले। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही।